इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मतलब होता है कि इलेक्ट्रोड का सलाहियत कि इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करना चाहता है या गेन करना चाहता है। जब भी मेटल के इलेक्ट्रोड को उसके सॉल्यूशंस के अंदर डुबा कर रखा जाएगा, जैसे ये कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर हमने लिया है कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन और इस सॉल्यूशन के अंदर हमने कॉपर का एक इलेक्ट्रोड डुबा कर रखा है, कॉपर का इलेक्ट्रोड। तो अब यहाँ पर क्या होगा, इस इलेक्ट्रोड के पास दो किस्म की ऑप्शंस हैं, या तो ये इलेक्ट्रोड इस सॉल्यूशन के अंदर घुलता जाए इलेक्ट्रॉन लॉस करके, यानी ये जो कॉपर है न्यूट्रल कॉपर ज़ीरो चार्ज, क्योंकि सॉलिड स्टेट में जो मेटल होता है वो उसका चार्ज ज़ीरो होता है, जबकि ये सॉल्यूशन में जो कॉपर सल्फेट है, यहाँ पर जो कॉपर है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और सल्फेट -2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो यहाँ पर इस कॉपर के पास दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो ये कॉपर घुलता जाए इस सॉल्यूशन के अंदर, या फिर ये सॉल्यूशन के अंदर जो Cu2+ का आयन मौजूद है ये इस इलेक्ट्रोड के ऊपर डिपॉजिट होता जाए। तो अगर तो इस कॉपर के सॉल्यूशन के अंदर घुलने की टेंडेंसी ज़्यादा है तो हम कहेंगे कि इसकी ऑक्सीडाइज होने की सलाहियत ज़्यादा है, और अगर यहाँ सॉल्यूशन के अंदर मौजूद जो कॉपर है वो इसके ऊपर डिपॉजिट होता जाए तो हम कहेंगे कि इसकी रिडक्शन की सलाहियत ज़्यादा है। इसके बरअक्स यहाँ पर हम अगर जिंक का चेक करें तो जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन के अंदर हम क्या करेंगे, जिंक का रोड डुबाएंगे। ये है जी जिंक का रोड, और इस रोड के ऊपर जिंक जो है वो 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और सॉल्यूशन के अंदर जो जिंक होगा वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा। तो या तो क्या होगा कि ये वाला जिंक सॉल्यूशन के अंदर घुलता जाएगा, या फिर इसके बरअक्स दूसरा फेनोमेना होता है कि ये सॉल्यूशन के अंदर जो Zn+2 आयन मौजूद है ये जाकर इस रोड के ऊपर डिपॉजिट होता जाए। तो अब कॉपर की जो ओवरऑल टेंडेंसी होती है वो रिड्यूस होने की होती है, यानी कॉपर 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके कॉपर की रिड्यूस होने की, यानी कॉपर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके Cu0 बनाता है, और जिंक की ओवरऑल टेंडेंसी जो होती है वो इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की होती है। Zn 0 ऑक्सीडेशन स्टेट से जाकर 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में चला जाता है और साथ में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं। अगर हम एक जनरल मैकेनिज्म देखें तो उसमें हम क्या करेंगे कि यहाँ पर ये सॉल्यूशन है, मेटल का कोई साल्ट है, मेटल साल्ट Mx, where M is positively charged and X is negatively charged, और इसके अंदर हमने मेटल का इलेक्ट्रोड डिप किया है जिसके ऊपर 0 चार्ज है। तो या तो क्या होगा कि मेटल इस सॉल्यूशन के अंदर घुलता जाएगा और एट द सेम टाइम फिर सॉल्यूशन के अंदर से आयन इस रोड के ऊपर डिपॉजिट होता जाएगा, यानी ये दो अपोजिंग प्रोसेसेस होंगे। तो ये दो अपोजिंग प्रोसेसेस साइमल्टेनियसली हो रहे होते हैं। अब इन दो प्रोसेसेस में कौन सा प्रोसेस ज़्यादा होगा, यानी इस मेटल के घुलने का अमल ज़्यादा होगा या इस आयन के डिपॉजिट होने का, इसी मेटल के आयन के डिपॉजिट होने का अमल ज़्यादा होगा। ये चीज़ डिसाइड करेगी कि इस इलेक्ट्रोड के ऊपर चार्ज कौन सा होगा। अब यहाँ पर क्या केस था, इस कॉपर के केस में मेटल का डिपॉजिट होने की टेंडेंसी ज़्यादा थी, ये वाला अमल ज़्यादा था, जबकि ये जो सॉलिड एरो से मैं बता रही हूँ ये इस मेटल यानी कॉपर का सॉल्यूशन के अंदर घुलने का अमल है, तो ये कम था, इसकी टेंडेंसी कम है। तो यहाँ पर क्या होगा, इसके ऊपर ओवरऑल चार्ज, इस इलेक्ट्रोड के ऊपर ओवरऑल चार्ज आएगा प्लस का, जबकि यहाँ पर जिंक के केस में मेटल के यानी जिंक के घुलने की टेंडेंसी ज़्यादा थी, जिंक के घुलने की टेंडेंसी ज़्यादा थी सॉल्यूशन के अंदर, और सॉल्यूशन से जिंक के डिपॉजिट होने की टेंडेंसी बहुत कम थी। तो जिसकी वजह से इस जिंक के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। तो हम इलेक्ट्रोड को स्टैंडर्ड कंडीशंस के अंदर अगर मेजर करेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को, तो उसको स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहा जाएगा। स्टैंडर्ड कंडीशंस अब क्या होती हैं, इस सॉल्यूशन की जो मिकदार है वो 1 मोलर होगा, 1 मोलर सॉल्यूशन
और टेम्परेचर हम सेट करेंगे 298 केल्विन यानी 25 डिग्री सेल्सियस। तो इन कंडीशंस में जो रिडक्शन पोटेंशियल होगा इस इलेक्ट्रोड का उसको कहा जाएगा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब किसी भी इलेक्ट्रोड का जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो हम उस इलेक्ट्रोड का अकेले मालूम नहीं कर सकते। उसको मालूम करने के लिए हमें उस इलेक्ट्रोड को किसी स्टैंडर्ड के साथ जोड़ना पड़ेगा। जैसे हम क्लास में स्टूडेंट्स की जो काबिलियत है वो अकेले अकेले नहीं नाप सकते। हम क्या करते हैं, एक स्टैंडर्ड सेट कर लेते हैं 100 नंबर, तो 100 नंबरों में से जो जितने ज़्यादा लेगा वो उतना ज़्यादा ज़हीन होगा। तो इसके लिए भी हमें इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल मेजर करने के लिए भी हमें एक स्टैंडर्ड सेटअप करना पड़ता है। और उस स्टैंडर्ड को क्या नाम दिया गया है, जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड स्टैंडर्ड है वो है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। जो मोस्ट कॉमनली यूज स्टैंडर्ड यूज किया जाता है वो है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को शी भी कहा जाता है, SHE, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अब इस स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में क्या किया जाता है, एक बीकर लिया जाता है और उसके अंदर इस किस्म का एक अपरेटस लगाया जाता है। अब यहाँ से प्लेटिनम का ये इलेक्ट्रोड टिप किया जाता है। ये प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड है, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। अब प्लेटिनम क्यों यूज की जाती है, क्योंकि ये इनर्ट होती है, और इस प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड के ऊपर कार्बन ब्लैक लगाया गया है। क्या लगाया गया है, कार्बन ब्लैक टू इंक्रीज इट्स सरफेस एरिया, अब इस प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड को यूज करने का मकसद ये होता है कि ये एक सपोर्ट के तौर पर एक्ट करता है। यहाँ पर हम हाइड्रोजन गैस छोड़ते हैं, हाइड्रोजन गैस एट 1 एटीएम यानी स्टैंडर्ड कंडीशंस के ऊपर जब यहाँ पर हाइड्रोजन गैस छोड़ी जाती है तो वो जाकर इधर कार्बन ब्लैक के ऊपर डिपॉजिट हो जाती है, इधर एड्सॉर्ब हो जाती है। और ये प्लेटिनम का मकसद यहाँ पर सपोर्ट प्रोवाइड करना है, क्योंकि हाइड्रोजन तो सॉलिड स्टेट में नहीं होता ना, तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड बनाने के लिए हमें उस गैस को किसी चीज़ के ऊपर एड्सॉर्ब करना पड़ेगा, किसी सपोर्ट के ऊपर हमें उसको एड्सॉर्ब करना पड़ेगा। और यहाँ पर लिया गया है 1 मोलर HCl सॉल्यूशन और टेम्परेचर कितना रखा गया है, 25 डिग्री सेल्सियस या फिर 298 केल्विन। तो ये है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ये फुल स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का सेटअप है। अब इस स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को किसी भी दूसरे किस्म के इलेक्ट्रोड के साथ जोड़ा जाएगा, और अगर वो इलेक्ट्रोड तो उसकी अगर रिड्यूस होने की सलाहियत ज़्यादा है तो वो क्या करेगा, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉन लेगा, और अगर इसकी ऑक्सीडाइज होने की सलाहियत ज़्यादा है तो वो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को इलेक्ट्रॉन्स देगा। हम यहाँ पर बता देते हैं आपको। अच्छा, एक और बात कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में हाइड्रोजन गैस को ही क्यों इलेक्ट्रोड के तौर पर यूज़ किया गया है, हम किसी और चीज़ को क्यों नहीं यूज़ कर सकते, तो उसकी रीज़न है, मसला यहाँ पर यह है कि वाई हाइड्रोजन गैस इज यूज्ड इन शी। तो उसका आंसर है बिकॉज हाइड्रोजन get oxidized and reduced with equal S। यानी हाइड्रोजन के केस में क्या होता है, इसकी ऑक्सीडेशन के लिए हाइड्रोजन को अगर आप ऑक्सीडाइज करेंगे तो इससे एक इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा, ये एक इलेक्ट्रॉन दे देगा। यहाँ पर हाइड्रोजन के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन है, वो जब दे देगा तो उसके ऊपर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा, तो इसके बरअक्स हाइड्रोजन
को एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है अपना डबलेट पूरा करने के लिए। तो ये यानी यहाँ पर क्या, हाइड्रोजन इक्वल एस के साथ ऑक्सीडाइज भी हो सकता है और रिड्यूस भी हो सकता है, क्योंकि हाइड्रोजन जो है एक इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है, देकर वो क्या करेगा, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, और तभी भी उसका जो है वैलेंस शेल में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, यानी डिप्लेट और ऑक्टेट रूल्स के ऊपर फॉलो नहीं हो रहे, और रिड्यूस होगा तो एक इलेक्ट्रॉन लेकर अपना डिप्लेट पूरा कर देगा। तो इक्वल एज के साथ इसका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन भी हो सकता है। तो क्या किया जाएगा, चूंकि ये एक स्टैंडर्ड है, तो किसी भी सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर करने के लिए उसको क्या किया जाएगा, शी के साथ कनेक्ट किया जाएगा। मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ये देखिए यहाँ पर शी लगाया गया है, यहाँ पर शी लगाया गया है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ये वाला सारा सेटअप इधर लगाया गया है, और इसके साथ कोई भी दूसरा सेल कनेक्ट किया गया, कोई भी दूसरा सेल। तो अगर तो ये सेल हाइड्रोजन शी को इलेक्ट्रॉन देगा, अगर इस सेल की ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा है, यानी इसकी ऑक्सीडाइज होने की सलाहियत ज़्यादा है, तो ये शी को इलेक्ट्रॉन देगा, इसका मोर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, यानी ये ऑक्सीडाइज होना चाहता है, मोर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और अगर तो किसी का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कम होगा, यानी रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा, उसके रिड्यूस होने की सलाहियत ज़्यादा होगी, तो वो क्या करेगा, शी से इलेक्ट्रॉन लेगा, शी से इलेक्ट्रॉन्स लेगा। यहाँ पर क्या है, इसका मोर रिडक्शन पोटेंशियल। जबकि हाइड्रोजन तो इक्वल एस के साथ ऑक्सीडाइज भी हो सकता है और रिड्यूस भी हो सकता है। अगर इसके सामने कोई ज़्यादा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वाला सेल होगा तो ये उससे इलेक्ट्रॉन ले लेगा, और अगर इसके सामने रिडक्शन पोटेंशियल वाला कोई सेल आएगा तो ये उसको इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो यही तो मकसद था हाइड्रोजन को यूज़ करने का, यानी हाइड्रोजन इक्वल एस के साथ ऑक्सीडाइज भी हो सकता है और रिड्यूस भी हो सकता है। जबकि हाइड्रोजन के अलावा बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं पीरियोडिक टेबल में, वो या तो ऑक्सीडाइज होना चाहेंगे या फिर रिड्यूस होना चाहेंगे। जबकि हाइड्रोजन कंडीशंस को देखकर ऑक्सीडाइज भी हो सकता है और रिड्यूस भी हो सकता है। अब यहाँ पर लेट्स सपोज हम कॉपर का, जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल चेक कर लेते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर शी लेना होगा, शी का सारा वही वाला सेटअप, बीच में प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड डुबाकर इधर H2 गैस को हम रिलीज करेंगे एट 1 ATM। इधर 1 मोलर HCl का सॉल्यूशन है, जबकि दूसरी साइड पे आपने जिंक का सेल बनाना है, जिंक का रॉड डिप करना है जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन के अंदर। तो अब यहाँ पर चूंकि जिंक ऑक्सीडाइज होना चाहता है, यानी जिंक +2 ऑक्सीडेशन स्टेट से जाकर 0 ऑक्सीडेशन, जिंक जो है वो ऑक्सीडाइज होना चाहता है, यानी ये 0 ऑक्सीडेशन स्टेट से +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज करके। तो ये इलेक्ट्रॉन्स अब क्या करेंगे, इस सेल से इस एक्सटर्नल सर्किट के थ्रू आकर शी की तरफ आ जाएंगे। तो शी के ऊपर जब आएंगे तो इस सॉल्यूशन में मौजूद H+ जो है, 1 मोलर HCl के सॉल्यूशन में जो H+ मौजूद है, वो इस इलेक्ट्रॉन को लेकर कन्वर्ट हो जाएगा H में, हाइड्रोजन में, यानी 2 मोल्स ऑफ H+ जो है 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन लेकर हाइड्रोजन गैस बना देंगे। तो इस शी से यहाँ पर हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, और यहाँ पर क्या बनेगा, इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी तो बनेगी क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो जो है। तो अब शी के मुकाबले में जिंक जो है वो ऑक्सीडाइज होना चाहता है, तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा, यानी इसका क्या है, शी के मुकाबले में ये इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाई है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज हाई। तो इसके बरक्स इसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा। अब इसके दूसरी तरफ हम अगर कॉपर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल चेक करना चाहेंगे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, शी के साथ हम कॉपर का इलेक्ट्रोड जोड़ेंगे, शी का वही वाला सेटअप, इधर H2 गैस हम जोड़ेंगे एट 1 ATM, और इधर कॉपर जो है वो कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन के अंदर है
इन दोनों सेल्स को एक्सटर्नल सर्किट के थ्रू जोड़ा गया है। तो अब इधर क्या होगा, ये कॉपर जो है सॉल्यूशन के अंदर जो Cu2+ आयन है, ये इस इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉन लेकर इसके ऊपर डिपॉजिट होना चाहता है। तो इसके लिए क्या करेगा, शी से ये इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। शी से जब इलेक्ट्रॉन खींचे जाएंगे तो शी में क्या होगा, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो जाएगा। शी के अंदर जो हाइड्रोजन गैस था ये ऑक्सीडाइज होकर अपने इलेक्ट्रॉन्स रिलीज कर देगा और ये इलेक्ट्रॉन्स इस साइड पर आकर Cu2+ आयन के अंदर ऐड होकर क्या बना देंगे, जो है कॉपर रिड्यूस हो जाएगा। तो अब यहाँ से हमें क्या पता चला कि इसका रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो ज़्यादा है, रिडक्शन पोटेंशियल इज मोर। तो इसी तरह किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मालूम करने के लिए हमने उसको स्टैंडर्ड शी के साथ जोड़ना है। तो शी के मुकाबले में या तो वो ऑक्सीडाइज होगा या रिड्यूस होगा। तो उसका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पोटेंशियल हम इस तरह से मालूम कर सकते हैं। तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है उसको आर्बिट्रेरीली ज़ीरो लिया जाता है, यानी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को ज़ीरो लिया जाता है और बाकी जितने भी इलेक्ट्रोड्स हैं उनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर करने के लिए उनको इसके साथ कंपेयर किया जाता है, यानी वो शी के मुकाबले में इलेक्ट्रॉन देना चाहते हैं या लेना चाहते हैं, और अगर देना चाहते हैं तो कितनी टेंडेंसी है देने की, और अगर लेना चाहते हैं तो लेने की कितनी टेंडेंसी है। जैसे जिंक जो है वो जैसे जिंक जो है वो ऑक्सीडाइज होना चाहता है, वो 0 से +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में जाना चाहता है और साथ में इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करना चाहता है। तो इसकी इलेक्ट्रॉन रिलीज करने की सलाहियत होती है 0.76, यानी इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक E0 इज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब जिंक जो है वो ऑक्सीडाइज होना चाह रहे हैं तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, जिंक 0 ऑक्सीडेशन स्टेट से जा रहा है जिंक +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, और इसका ये जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है ये 0.76 है। इसके बरअक्स हाइड्रोजन का तो होता ही 0 है, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो 0 ही होता है। अब यहाँ पर ये है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, जबकि यहाँ पर अगर आप देखें तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा 0, इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है 0, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ दिस इज 0। हाइड्रोजन यहाँ पर ऑक्सीडाइज हुआ है। इसके बरअक्स कॉपर का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यानी स्टैंडर्ड कंडीशंस में, तो कॉपर क्या कर रहा है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट से 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है और इसकी जो रिड्यूस होने की सलाहियत है वो 0.34 है। जिंक का जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो ये जिंक का है रिडक्शन पोटेंशियल, और इसको माइनस साइन के साथ लिखेंगे क्योंकि जिंक की रिड्यूस होने की सलाहियत बहुत कम है। क्योंकि जिंक की रिड्यूस होने की सलाहियत बहुत कम है, ये इलेक्ट्रॉन देना चाहता है यानी ऑक्सीडाइज होना चाहता है, ना कि रिड्यूस होना चाहता है। तो ये माइनस साइन इंडिकेट कर रहा है कि ये नंबर बहुत कम है और ये है इसका रिडक्शन पोटेंशियल। जबकि यहाँ पर अगर आप देखें तो कॉपर इलेक्ट्रॉन देना चाहता है, ये ऑक्सीडाइज होना चाहता है, तो इसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो पॉजिटिव साइन के साथ आएगा क्योंकि ये रिड्यूस होना चाहता है हाइड्रोजन के मुकाबले में।